आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के नाम है भारत स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार ये भारतीय भवन का बुक है। इससे पहले हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 देख चुके हैं। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सब के संपूर्ण विश्लेषण हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सब का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इसके साथ साथ जो भी कुछ अन्य तथ्य होगा उन सब की भी चर्चा की जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी आप सभी लोग या तो कॉपी में नोट करते जाएंगे या अपने बुक के ही अगल बगल में जहाँ भी जगह मिले उसे पेंसिल या पेन से नोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक स्टूडेंट का बुक है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक लगा होगा। हालांकि हम लोग जितने भी राइट आंसर है उन सब के विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी कि जितने भी चैप्टर है उस सभी के लिए आपको मैप का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप लोग सबसे पहले इस प्रकार के मैप खरीदेंगे। ये देख सकते हैं भारत के ये पॉलिटिकल मैप है। तो आप सबसे पहले इस तरीक़ा से एक मैप खरीदेंगे और पॉलिटिकल मैप के अलावा आप लोग एक फिजिकल मैप भी खरीदेंगे। ये पॉलिटिकल मैप है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि आपको राज्य के जो क्षेत्र दिया गया है उसे दिखाया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राज्य देखिए, ये जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सबका बाउंड्री निर्धारित किया गया है। जबकि फिजिकल मैप में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फिजिकल मैप में आपको जितने भी पहाड़ है, पठार है, मैदान है, झील है, उन सबको दिखाया जाता है। तो आप लोग कोई भी बुक पढ़ने से पहले, ज्योग्राफी के कोई बुक पढ़ने से पहले आपको 3 प्रकार के मैप होना चाहिए। एक आपके पास बिहार के मैप, एक भारत के मैप और एक विश्व के मैप होना चाहिए। उस मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक तथ्य याद रहेगा और आसानी से आपको सभी बातें समझ में आएगी। तो हम लोग इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन होगा उन सबको कोशिश करेंगे कि मैप के माध्यम से ही बताया जाए। या तो यहाँ पर बना हुआ मैप है या जो भी बात होगा वर्ल्ड मैप या बिहार के मैप कुछ भी, तो आप बना करके आपको दिखाया जाएगा। तो पहला देखिए इसका राइट आंसर क्या करा है, कन्याकुमारी। क्वेश्चन में करा है वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर कौन मिलेगा, कन्याकुमारी। आप इस मैप में देखेंगे, जैसे आप इस मैप को देख सकते हैं, इस मैप में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र है अरब सागर। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी का क्षेत्र, यह है बंगाल की खाड़ी। और नीचे भी पानी बहुत ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर नहीं बनाया गया है जगह की कमी की वजह से, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा पानी का क्षेत्र है और उसका नाम है हिंद महासागर। अभी आपको हम थोड़ा सा जूम करके और इस पिक्चर को थोड़ा सा बाद में छोटा करके दोनों दिखा रहे हैं, उसे ध्यान से समझेंगे। इस मैप को देखेंगे आप लोग ध्यान से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैंक दिखाया गया है यहाँ पर कोई ज़मीन है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर भी देश है। लेकिन जो नीला रंग का दिखाया गया है यह नीला रंग वाला पानी के क्षेत्र यानी कि समुद्र है। तो भारत के आप इस तरफ जो देख रहे हैं इस तरफ जो समुद्र है उसका नाम है अरब सागर। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे सभी बात के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह है अरब सागर। और अरब सागर के इधर आप देखेंगे इस साइड में तो ये मिलेगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी।
और नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ा आपको एक महासागर मिलेगा। आप यहाँ पर जो पानी का क्षेत्र देख रहे हैं और यहाँ पे जो पानी का क्षेत्र देख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पानी का क्षेत्र नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें नहीं बनाया गया है, इसमें थोड़ा ही क्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इन दोनों क्षेत्रों से भी कई गुना ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पर एक आपको महासागर मिलेगा, उस महासागर के नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये जो आप देख रहे अरब सागर, ये भारत के दक्षिण, यहाँ ध्यान देंगे, ये भारत के देखिए ये जो दक्षिण क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र में आ गया हिंद महासागर। इधर की तरफ पूरब दिशा आता है तो पूरब की तरफ हो गया बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं तो ये मिल गया आपको अरब सागर। तो क्वेश्चन कभी कभी चौहद्दी से पूछता है 9th क्लास में, तो याद रखेंगे दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पूरा बंगाल की खाड़ी हो गया और पश्चिम में अरब सागर हो गया। यदि आप लोग जानते हैं तो वीडियो को फास्ट करके इस सब बात को देखेंगे, नहीं जानते हैं तो एक एक बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। अब यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र के ये जो क्षेत्र है इसका नाम है कन्याकुमारी। इसी क्षेत्र का नाम क्या है? कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी के लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर से अरब सागर भी आके मिल रही है, इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से कौन होगा हिंद महासागर। यानी ये कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों तरफ से समुद्र आकर के मिल रहा है, इधर से अरब सागर, इधर के बंगाल की खाड़ी, इधर के हिंद महासागर। तो याद रखें क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि किसकी स्थिति तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो राइट आंसर क्या? कन्याकुमारी। जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो आप देखेंगे कि भारत के ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के इधर में आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एकदम छोटा छोटा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे, समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो बहुत ही बारीक बारीक जो अभी हम गोला किए हैं वह है जमीन का ही टुकड़ा है और उसका नाम है लक्षद्वीप। अब फिर से देखेंगे यहाँ पर जो छोटा छोटा क्षेत्र दिखाई दे रहा है समुद्र में, यही है लक्षद्वीप। ये जमीन का हिस्सा है और इसे भारत का अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। ये लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसकी स्थिति तीनों समुद्र के मिलन स्थल पर है, तो ये कन्याकुमारी होगा, लक्षद्वीप अरब सागर में है। साथ साथ दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, तो कोलकाता आपको मिलेगा, ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। तो ये तो बहुत दूर है, इसका समुद्र से संपर्क बिल्कुल नहीं है, अलग है ये। फिर आप ऑप्शन में देखें कन्याकुमारी, यही बताया है। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, उसे याद रखेंगे। देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अब भारत के नक्शा को देखेंगे तो भारत के नक्शा से इधर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी से इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं उजला वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये भी ज़मीन का ही हिस्सा है, ये सब भी ज़मीन का ही हिस्सा है समुद्र में, और इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी अंडमान निकोबार के जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा, याद रखेंगे, जो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है उसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा में क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन पूछता है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में है। हालांकि 2004 में जब सुनामी आया था तब इंदिरा पॉइंट डूब चुका है। तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी में इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप आपको दिखा दिए हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में है, कोलकाता बहुत दूर है, देखिए समुद्र से दूर है ये, इसलिए इसका राइट आंसर कौन जाएगा? कन्याकुमारी। ये समुद्र के तीनों स्थल से, सॉरी समुद्र के तीनों तरफ से यह सट रहा है, तीन तरफ से समुद्र आके इससे मिल रहा है। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा बताया जा रहा है, इसलिए ताकि एक बार पढ़े और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक बार वीडियो लंबा होगा उसे लेकिन देखना है, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपके देखेंगे कि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो बार बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार आप विस्तृत रूप से सभी जानकारी इकट्ठा कर ले, और जो जानकारी आपको आ रहा हो उसे आप लोग स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे या वीडियो को फास्ट करके आप लोग देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन का रहा है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां।
इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वां। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इतना क्षेत्रफल होने की वजह से यह टॉप 7 में आता है, यानी कि दुनिया के 7वां बड़ा देश है। अब भारत से बड़े बड़े कौन देश है क्षेत्रफल के मामला में, उसे भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आप याद रखेंगे, भारत से बड़े देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस के पास है, यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे कौन आएगा? रूस देश है। रूस के अलावा दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है कनाडा देश। कनाडा देश। कनाडा के बाद तीसरे स्थान पर आता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे स्थान पर चीन का नाम आता है। चौथे स्थान पर चीन का नाम आएगा। 5वें स्थान पर ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील। 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पर कौन हो जाएगा? तो 7वें स्थान पर हमारा भारत हो जाएगा। तो 7 देश के नाम आपको याद रखना होगा इसी क्रमबद्ध तरीके से। पहले रूस, कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब उसके बाद भारत। कोई कोई बुक में आप देखेंगे तो चीन को यूएसए से ऊपर रख दिया जाता है, जो गलत है। यूएसए का क्षेत्रफल चीन से ज़्यादा है, इसे याद रखेंगे। और आपके बुक में भी यूएसए का स्थान पहले दिया गया है, चीन का स्थान बाद में दिया गया है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है, रूस है। और 7वें स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। क्षेत्रफल कितना है भारत के? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरे दुनिया में जो भी ज़मीन है उसमें से भारत के पास 2.4% ज़मीन भारत के पास है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कर रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बात करें कर्क रेखा के तो ये कर्क रेखा आप देखेंगे यह है पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा याद रखेंगे। पृथ्वी के समान भाग में यानी बराबर 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। और ये 0 डिग्री पर स्थित है। पृथ्वी के जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया जो विषुवत रेखा के ऊपर है, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर ये जितना भी क्षेत्र है इसका नाम हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो गया। और 0 डिग्री के नीचे के ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये वाला जो ज़मीन है उसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब फिर से देखेंगे, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, इसके इधर वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में यह हो गया 0 डिग्री और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर ये जो रेखा खींची गई है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, याद रखें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, उसका नाम है मकर रेखा। उसका नाम क्या होगा? मकर रेखा। तो 3 रेखा का नाम याद रखेंगे। एक हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका नाम अक्षांश रेखा भी है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर वाला हो गया 23.5 डिग्री उत्तर में, तो उसे कर्क रेखा बोलेंगे। नीचे जो हो गया उसे बोलेंगे मकर रेखा, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब समझेंगे डिटेल से। आप इस नक्शा पर देखेंगे, आसानी से आपको सब बात समझ में आ जाएगी। आप इस नक्शा को देखेंगे तो इसमें आपको एक डॉट करके एक लाइन बनाया गया है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डॉट करके एक रेखा दर्शाया गया है। यह रेखा कर्क रेखा है। ये जो कर्क रेखा है यह अभी बताएं आपको कि धरती पर, पृथ्वी पर ऊपरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन यही रेखा आगे जाके भारत से भी गुजरती है
और ये भारत का आप देखेंगे तो पूरा बीचों बीच से गुजर रही है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। अब यह जो रेखा है कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसे याद रखेंगे, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन आप यहाँ पर देखेंगे, फिर डिटेल से बताया जाएगा। देखिए पहला हो गया गुजरात राज्य, ये जो देख रहे हैं ये पूरा इलाका ये गुजरात राज्य हो गया। देखिए थोड़ा सा ये राजस्थान से भी गुजर रही है, तो दूसरा राज्य कौन हो गया? राजस्थान हो गया। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश है। चौथा हो गया छत्तीसगढ़। पाँचवा हो गया ये झारखंड। छठा हो गया पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखिए ये जो राज्य है ये राज्य हो गया त्रिपुरा। तो ये हो गया आपको 7वां राज्य, और ये मणिपुर हो गया ये 8वां राज्य हो गया। तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा रेखा है जो भारत को 2 भाग में बांटती है, तो कर्क रेखा होगा। इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, हालांकि यह ट्रिक अभी जनरल हो गया, लगभग सबको पता होता है। यदि आपको नहीं पता है तो याद रखेंगे, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें आपको 8 राज्य मिल जाएगा। जैसे मी से अभी बताया है मिजोरम हो गया, यहाँ पर हो गया त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, और झाड़ से झारखंड हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्य हो गया। और ये 8 राज्य से कौन गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कितना पर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे मैप पर, आप यहाँ पर देखिए ये हो गया धरती, और धरती के ये ऊपर में हो गया उत्तर दिशा, नीचे हो गया दक्षिण दिशा, दायां तरफ हो गया पूरब दिशा, सॉरी ये ईस्ट हो जाएगा ईस्ट, और इसके उल्टा हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। दिशा की जानकारी होना परम आवश्यक है, इसके बिना आप बहुत बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ऊपर हो गया उत्तर नॉर्थ, नीचे हो गया दक्षिण, दायां तरफ हो गया पूरब, और इसके उल्टा हो गया पश्चिम। अब पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर देखिए जो भी लेटा हुआ रेखा है पूरब से पश्चिम की ओर, उस रेखा को हम नाम देते हैं अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या हो गया? अक्षांश रेखा। तो जितने पूरब से पश्चिम की ओर जो लेटा हुआ रेखा देख रहे हैं उसका नाम होगा अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए इस तरीक़ा से उत्तर के दक्षिण की ओर जो भी रेखा गुजरी हुई है उसके नाम है देशांतर रेखा। तो 2 रेखा है, एक का नाम हो गया अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम गुजरती है, लेटा हुआ है इस तरीक़ा से होगा, और एक होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा इस तरीक़ा से होगा, पूरब से पश्चिम ऊपर से नीचे यानी पूरब से सॉरी उत्तर से दक्षिण होगा। अब भारत से भी ये रेखा गुजरती है, लेकिन कितना गुजरती है उसे देखेंगे। अब देखिए ये भारत हो गया, तो भारत से भी तो इस तरीक़ा से ये देशांतर रेखा ऐसे ऐसे गुजरती होगी। और ये जो देखें कर्क रेखा, ये भी कर्क रेखा भी एक तरीक़ा से अक्षांश रेखा ही है। तब देखेंगे इस तरीक़ा से भी बहुत सारा रेखा गुजरती होगी, बहुत सारा रेखा गुजरती होगी। तो यहाँ से लेके देखिए यहाँ से जो रेखा गुजरी है और लास्ट में यहाँ तक जो गुजरेगी उसके बीच में कितना के अंतर होगा? 30 डिग्री के अंतर होगा। 30 डिग्री के अंतर होगा। यदि आपसे पूछेगा कि कैसे, तो आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ से ये जो धरती है यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जो 0 डिग्री पर है, फिर 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर जाता है 90 डिग्री तक। फिर नीचे भी आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5, ऐसे करते करते कितना आएगा? 90 डिग्री तक आएगा। तो ध्यान रखेंगे ऊपर 0 डिग्री से ऊपर भी 90 रेखा है और नीचे भी 90 रेखा है। फिर देशांतर रेखा देखेंगे तो 0 डिग्री पे देशांतर रेखा है। देखिए बहुत ज़्यादा देशांतर रेखा इस रेखा से गुजरती है। तो कितना गुजरती है? तो इधर देशांतर गुजरेगी 180 और इधर गुजरेगी 180, टोटल हो जाएगा 360। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए इस तरीक़ा से होता है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो लेटा हुआ है और लेटा हुआ अक्षांश रेखा मिलेगा आपको, और जो ये ऊपर से नीचे है उत्तर से दक्षिण गोलाकार टाइप से और देशांतर रेखा मिलेगा। अब इंडिया यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे,
यहाँ शुरू होता है, जैसे कि धरती है तो धरती के इसी जगह पर क्या है आपको इंडिया मिलेगा 0 डिग्री से ऊपर। 0 डिग्री से क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। देखिए 0 डिग्री है नीचे डार्क वाला और ऊपर में इंडिया मिल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया शुरुआत होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, तो ये शुरुआत होता है 8 डिग्री से। 8 डिग्री, इसको जो गोल देते हैं उसका नाम है डिग्री। और 4 डिग्री, ये सॉरी 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, इसे बोलते हैं मिनट। देखिए ये हो गया डिग्री और ऐसे कर देंगे तो ये जगह मिनट। तो इंडिया की शुरुआत होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। फिर यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो कोई ना कोई इधर से भी रेखा गुजरती होगी, कोई इधर से ऐसे ऐसे गुजरती होगी। तो ये लास्ट वाला जो ऐसे रेखा है वह ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो देखिए इंडिया के स्टार्ट हो रहा है ज़मीन कितना पर, स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से और ये ख़त्म कितना पर होगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप जब देखिए 4 मिनट हो गया, ये 6 मिनट होगा। जब दोनों के आप ये दोनों के जब अंतर निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के अंतर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है क्या कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो लगभग कितने का अंतर होगा, 30 डिग्री के अंतर होगा। फिर कह रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री के। अब इसे कैसे होगा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसे जो रेखा गुजरेगा उसका नाम क्या होगा, देशांतर। उत्तर से दक्षिण जो रेखा गुजरेगा उसका नाम क्या होगा, देशांतर। तो कोई ना कोई देखिए ये धरती है तो धरती के इधर बहुत सा रेखा गुजरता होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया उसी में है तो इंडिया के इधर से रेखा गुजरता होगा, फिर इधर से ऐसे जो रेखा गुजरेगा उत्तर से दक्षिण वो होगा देशांतर रेखा। तो इंडिया पूरब में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात हो गया और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया के यहाँ पर जो रेखा गुजरती है सबसे लास्ट में, उस रेखा के नंबर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ध्यान रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट। और फिर ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो रेखा गुजरती है यहाँ पर उस रेखा के नंबर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट। अब आप मिलाइए कि 68 डिग्री 7 मिनट से ये सबसे शुरुआत होगा और फिर ख़त्म कितना पर हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये भी कितना का अंतर निकलेगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर निकलेगा। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन पूछता है। तब बोले हैं क्या, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये भी आते हैं उत्तर, ये नॉर्थ यानी उत्तर से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। फिर देशांतर की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यानी ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो एक अन्य वीडियो बनाया गया है, उसी पर जाकर आप देखेंगे तो डिटेल से इन सभी के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा हो जाएगा। अब हम लोग बहुत कुछ लंबा चौड़ा चर्चा किए हैं, आगे के प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे उसे ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हो गया, ये 5वां भी हो गया। 6ठा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है। अब भारत के आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, तीन तरफ से क्या है, पानी है। तो आप यहाँ से देखिए, ये पानी वाला हिस्सा यहाँ से अगर नापते जाएंगे पूरा, ये पूरे तट को नापेंगे, ये तट को नापते जाएंगे इस ज़मीन को, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से ले करके ये नापेंगे पूरा यहाँ तक, तो टोटल लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। लेकिन आप गौर करेंगे भारत के कुछ ज़मीन यहाँ पर भी है और कुछ ज़मीन यहाँ पर भी है। ये अंडमान निकोबार हो गया, ये ज़मीन भारत के ही हिस्सा में आता है, और ये लक्षद्वीप हो गया, ये ज़मीन भी भारत के पास आता है। तो जब इसके बाउंड्री को और इसके बाउंड्री को जब दोनों को जोड़ते हैं तब 6100 से बढ़ के हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो आप जवाब देंगे 6100 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई को जब द्वीप के सीमा रेखा से जोड़ देते हैं
ये द्वीप के सीमा रेखा जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 7516.6। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 7516.6 किलोमीटर। लेकिन भारत के जब यहाँ से देखिए ये ज़मीन से सटा हुआ जो हिस्सा है ये सबको, ये जितना भी ज़मीन से सटा बाउंड्री है ये सभी बाउंड्री को अगर हम नापेंगे तो उसका हो जाएगा पूरा टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। और तटीय रेखा कितना होगा जी, 7516.6 किलोमीटर। यानी आप दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जलीय सीमा रेखा है उससे दुगुना सीमा रेखा किसका है, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 6100 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। द्वीप का जब जोड़ देते हैं तो 7516.6 किलोमीटर होता है, लेकिन पूरे स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई होगा 15,200 किलोमीटर। तो लगभग कितना आ जाएगा, तो लगभग दोगुना इसका लंबाई हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, दोगुनी। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो उत्तर प्रदेश को कौन छुएगा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उत्तर में है, भारत के उत्तर में है और ये उत्तर प्रदेश को छूता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल बिहार को भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा सिक्किम से भी यह सटता है, उत्तराखंड से भी सटता है और हिमाचल प्रदेश से भी सटता है। यानी टोटल 5 राज्य के साथ नेपाल बाउंड्री साझा करता है। याद रखेंगे कितने साथ, 5 राज्यों के साथ नेपाल के बाउंड्री सटता है। कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर में नेपाल स्थित है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि भारत का क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। फिर कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हम बताए थे आपको टोटल दुनिया के ज़मीन के यानी क्षेत्रफल के मात्र 2.4% ज़मीन किसके पास है, भारत के पास है। लेकिन भारत इतना ही ज़मीन के साथ दुनिया के 7वां बड़ा देश है। भारत के पास ज़मीन कितना है, 2.4% है। लेकिन जनसंख्या पूछे कितना है, तो पूरे दुनिया के 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। अब पूरे दुनिया के ज़मीन के 2.5%, लगभग 2.5% यानी 2.4% ज़मीन भारत के पास है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि डैश उत्तर से डैश अक्षांश। हम बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चर्चा किए लंबा डिटेल से, अभी आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए। फिर करा के भारत के डैश पूर्व और डैश पूर्व देशांतर रेखा के बीच स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री पश्चिमी मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के बीच में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि डैश की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अब भारत को देखेंगे तो देखिए भारत है या श्रीलंका है। इस भारत और श्रीलंका के बीच में 3 चीज़ याद रखेंगे। एक तो इन दोनों के बीच में कौन खाड़ी मिलेगा, एक मिलेगा मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे मन्नार की क्या मिलेगा, खाड़ी। एक मिलेगा आपको इन दोनों के बीच में पाक जल संधि, क्या मिलेगा, पाक जल संधि। एक मिला मन्नार की खाड़ी, एक मिलेगा पाक जल संधि और एक मिलेगा यहीं पर आपको पेम्बन द्वीप, क्या मिलेगा, पेम्बन द्वीप। तो तीनों बात को याद रखेंगे, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और पेम्बन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न हो गया कि भारत की स्थिति एशिया के डैश भाग में, यह होगा भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ये रहा पृथ्वी, ध्यान देंगे ये पृथ्वी हो गया, ये गोलाकार, ये मान लेके पृथ्वी, या फिर से देखेंगे आप लोग एक सेकंड में देखिए ये हो गया पृथ्वी हो गया। इस पृथ्वी के अब देखें ये होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और यहाँ पर देखिए लंबा चौड़ा इस तरीके से एशिया महादेश बहुत लंबा चौड़ा है। इस यहाँ पर होगा एशिया महादेश। आप देखेंगे तो इधर ही आपको क्या मिलेगा, भारत मिलेगा यहीं पर, यानी ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पर एशिया महादेश और यहीं पर क्या मिलेगा आपको, भारत। यानी भारत की स्थिति कहाँ मिलेगा, दक्षिण मिलेगा। तो याद रखेंगे भारत की स्थिति एशिया के कहाँ है, दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति डैश में है। तो देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पर है, अंडमान निकोबार इधर है और लक्षद्वीप आपको इधर मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति कहाँ है, तो ये भारत के दक्षिण पूरब में है। दक्षिण किधर है, पूरब में। कैसे समझेंगे,
ये है अंडमान निकोबार द्वीप, ये वाला हो गया। ये पूरा इलाका देखिए अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये भारत के इलाका होगा दक्षिण, तो ना तो नीचे की तरफ दक्षिण में और ना ही एकदम इधर पूरब में है, मतलब किधर है, दक्षिण और पूरब के बीच में। जैसे देखिए ये नक्शा समझिए, ये प्लस के चिन्ह है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूरब होगा और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। और अंडमान ना तो इधर दक्षिण में है ना पूरब में, इसी बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब दिशा। दक्षिण पूरब दिशा में अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के, ये लिखेगा नज़दीक है, नज़दीक है, नज़दीक यानी कि समीप है। आप खुद मिलाइए, देखिए ये भारत के मुख्य भूमि है और यहाँ पर होगा लक्षद्वीप, और देखिए ये बहुत नज़दीक में है, बहुत नज़दीक में। लेकिन अंडमान निकोबार देखिए यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अंडमान निकोबार बहुत दूर है, जबकि लक्षद्वीप क्या है, पास में है। तो इसका आंसर क्या होगा, नज़दीक में है। नेक्स्ट है डैश रेखा भारत को 2 समान भाग में बांटती है, अभी बताएं। कर्क रेखा हो जाएगा, भारत को 2 समान भागों में बांटती है। कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कितना डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पूर्वी उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है, यानी ऊपर से नीचे तक। भारत को अगर हम यहाँ से कन्याकुमारी से अगर नापते जाएंगे ऊपर तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से अगर नापते जाएंगे सबसे लास्ट छोर तक, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा लंबाई, 3214 किलोमीटर। यानी उत्तरी दक्षिणी पूछा कि लंबाई कितना, उत्तरी दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब पूर्वी पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। मतलब पूर्वी से पश्चिम मतलब क्या होगा, गुजरात से लेकर यहाँ तक। देखिए ये पूरब है, इस पूरब से नापते जाएंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2933, और उत्तर से दक्षिण नापेंगे यानी यहाँ से लेकर लास्ट छोर तक यहाँ, तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट कर रहा है भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के बीच कितने किलोमीटर की, तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है, मैक-मोहन रेखा। और इस मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में, वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था मैक-मोहन रेखा के निर्धारण। अब है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। भारत का मानक याम्योत्तर यह गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये भी महत्वपूर्ण याद रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। जैसे ये भारत हो गया, तो भारत से इस तरीक़ा से एक रेखा गुजरता है, उस रेखा का नाम दिया गया है मानक याम्योत्तर। मानक याम्योत्तर, इससे समय का निर्धारण होता है। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसका डिस्कस नहीं किया जाएगा, किसी अन्य वीडियो में इसका डिस्कस किया जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत जानिएगा आप लोग। ये हो गया धरती, पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो रेखा है ये गुजरता है कहाँ से, ग्रीनविच से। देखिए ये जो रेखा है यह गुजरता है कहाँ, इंग्लैंड के एक जगह ग्रीनविच, उससे गुजरता है, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। इधर जाएंगे हम तो यह प्लस में टाइम जुड़ेगा, इधर जाएंगे तो माइनस में। अब देखिए 0 डिग्री से आगे जाएंगे तो 82.5 डिग्री मिलेगा, 82.5 डिग्री। तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा होगा तो यह 82.5 डिग्री यहाँ पर जो रेखा खींचा गया है भारत के, वह 5.5 घंटा आगे होगा। कैसे होगा, किसी अन्य वीडियो में डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर 12 बजेगा तो भारत में 5:30 बज रहा होगा, यानी हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। याद रखेंगे आप लोग, भारत के जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा एक्स्ट्रा आगे। यानी कि इंग्लैंड में ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ पर 5.5 घंटा क्या होगा, ज़्यादा बज रहा होगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या बोलते हैं, मानक याम्योत्तर रेखा बनाया गया। यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। एक होगा यूपी, दूसरा होगा एमपी, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा उड़ीसा, और 5वां हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी से 82.5 डिग्री
मानक या मध्य रेखा गुजरती है। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और यह कौन खींचा था? तो यह 1947 में एक अंग्रेज था, नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, और उन्हीं के द्वारा खींचा गया था। इसे नाम पड़ेगा रेडक्लिफ रेखा। कब खींचा गया? तो ये जो रेखा था यह रेखा खींचा गया 17 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे, यह 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। 17 अगस्त 1947 को यह रेखा खींचा गया था। मैकमोहन रेखा बताए थे, भारत और चीन के बीच जो रेखा उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, 1914 में खींचा गया। नेक्स्ट है सार्क। सार्क कब बना? तो सार्क बना 8 दिसंबर 1985 को। यह सार्क मछली नहीं है, यह सार्क ग्रुप के नाम है, संगठन के नाम है। इसका पूरा नाम हो जाएगा, सार्क ऐसे लिखा है शॉर्टकट में। देखिए सार्क SAARC, इसका पूरा नाम हो गया। आप लिख लेंगे, हम बोलते जा रहे 2-4 लाइन, उसे आप कॉपी में नोट करते रहेंगे। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। याद रखेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क के पूरा नाम हो गया। ये बना कब? 8 दिसंबर 1985 को बना। इसका मुख्यालय सार्क कहाँ है? काठमांडू है। सार्क को ही बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये बना कब? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें कितना देश है? तो भारत के आसपास जितने देश है सबको काउंट कर लीजिए। जैसे सबसे मेन तो है इसमें सार्क में कौन? भारत देश है। फिर भारत के अलावा बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा अफगानिस्तान। फिर मिलेगा आपको बगल में नेपाल। फिर नेपाल के बगल में मिलेगा आपको भूटान। भूटान के बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बगल में नीचे देखेंगे तो मिलेगा आपको श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे मिलेगा मालदीव। कौन होगा? मालदीव। तो इतना देश के ग्रुप का नाम है सार्क। कितने हो गया? तो देखेंगे भारत हो गया पहला, ये देखिए भारत हो गया 1, पाकिस्तान 2, अफगानिस्तान 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7, ये हो गया 8। तो टोटल 8 देश का ग्रुप हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 देश का ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का नाम क्या है? सार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आप इन देशों के आप मैप से याद कर लेंगे, बेहतर आपको याद हो जाएगा और कहीं भूलेंगे नहीं आप। तो कोशिश करेंगे मैप से याद करें सार्क कंट्री के, क्योंकि बाद में आपको कंट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक से उसे देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सार्क के पहला सबसे मेन देश कौन हो गया? इंडिया। सबसे प्रमुख देश कौन है? इंडिया। इंडिया के बगल में देखेंगे, ये पहला इंडिया हो गया, इंडिया हो गई है। इंडिया के बगल में देखिए पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है, तो दूसरा देश पाकिस्तान। तीसरा इसके ऊपर मिलेगा अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान पहले शुरुआती मेंबर नहीं था, बाद में यह मेंबर बना, तो तीसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा, यहाँ से लेके पूरा जो मिलेगा यह मिलेगा नेपाल। तो ये चौथा देश हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया भूटान। ये जो देश देख रहे हो छोटा सा, ये भूटान हो गया 5वां। फिर ये देखिए, अब जो ब्लैंक देख रही है ये वाला देखिए, ये पूरा हो गया 6ठा नंबर बांग्लादेश। नीचे यहाँ हो गया 7वां नंबर श्रीलंका, और श्रीलंका के इधर नीचे की तरफ मिलेगा छोटा सा देश है, नाम मात्र बहुत ही छोटा देश है, हो गया मालदीव। तो टोटल हो जाएगा 8 देश। याद रख लेंगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर आएंगे बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और फिर आएंगे मालदीव। तो टोटल 8 देश का ग्रुप है जिसका नाम क्या है? सार्क। इसका नाम क्या होगा जी? सार्क हो गया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग आगे की वीडियो में कारण बताए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो भी कुछ अन्य प्रश्न होगा उन सब की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी अभी लंबा हो चुका है, इसलिए मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में जिसमें डिटेल से सभी बातें की चर्चा किया जाएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा बात बताई गई है आप कोशिश करेंगे कि इसी बातों कॉपी में या किताब की अगल बगल में नोट करते जाए। जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो किताब के बगल में नोट किया रहेगा तो जल्दी से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।